सुन पंडित, मांगने का भीख और पूछे गांव का जमा। त्रिलोकीनाथ ठाकुर ने सुमन पांडे को दुत्कार लगाते हुए कहा, देखो ठाकुर साहब, हमें गरीब समझकर दुत्कार मत लगाओ। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के साथ अभद्रता ठीक नहीं होती। सुमन पांडे भी गुस्से में बोले, अच्छा, अब हमको ये भी तुझसे सीखनी होगी कि किसी को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। ठाकुर त्रिलोकीनाथ ने आग बबूला होकर सुमन पांडे को डांट लगाई। अपने लड़के को समझाओ कि ठाकुरों से पंगा ना ले, नहीं तो सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। पंडित, बताओ तो सही, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुमन पांडे ने ठाकुर के नाराजगी की वजह जानने की कोशिश की। पूछो अपने लड़के से, 2 कौड़ी की औकात नहीं और मेरी बेटी से इश्क लड़ाने चला है। बाप भीख मांगकर घर चलाता है और बेटा ठाकुरों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश में लगा है। ठाकुर के भाव गुस्से में कांप रहे थे। क्या कहा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। नादानी में उसने ऐसा किया होगा। बच्चा है वह, अभी पूरे 18 वर्ष की उम्र नहीं है उसकी। एक ब्राह्मण किसी गैर ब्राह्मण से शादी की बात सोच भी नहीं सकता। सुमन पांडे की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। पंडित, मैंने तो तुमको समझाने के लिए बुलाया था। क्यों बेवजह मेरे हाथों एक ब्राह्मण की हत्या करवाने पर तुले हो? मेरे बेटे तो तुम्हारे लड़के को निपटाने की प्लानिंग भी कर चुके थे, परंतु मैंने सोचा तुमको एक मौका दे दिया जाए। ठाकुर ने समझाने वाले लफ्जों में पंडित को ताकीद किया। सुमन पांडे ने ठाकुर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और थके कदमों से घर की तरफ चल दिए। ठाकुर त्रिलोकीनाथ राजपूत थे और आसपास के 10 गांवों में उनकी धाक थी। उनके 3 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़ा बेटा सेना में कर्नल था और परिवार के साथ में ही रहता था। कभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में या किसी त्योहार पर घर आता था और हफ्ता दिन रहकर वापस हो जाता था। मंझला बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए खेती बाड़ी देखता था और खाली समय में गांव की पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। उसकी भी शादी हो गई थी तथा उसका 1 वर्ष का बेटा भी था। छोटा बेटा पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि था, परंतु उसका ध्यान लड़कियों पर ज्यादा होने की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। सुमन पांडे के जाते ही उनके मझले लड़के ने ठाकुर साहब की तरफ देखते हुए बुरा सा मुंह बनाकर पंडित को एक गंदी सी गाली देते हुए बोला, पिताजी, मैं तो कहता हूं रोज रोज के बदनामी सहने से अच्छा है उस दुष्ट पंडित के पिल्ले को खत्म कर देता हूं। चुप बेवकूफ, जब कोई काम करना हो तो कभी कभी अक्ल का प्रयोग भी कर लिया करो। तुझे मालूम है ब्राह्मण की हत्या करना महापाप की श्रेणी में आता है। यदि कोई कार्य बिना खून खराबे के हो जाए तो बेवजह खून क्यों बहाना? उसके बाप को पहले स्थिति को संभालने दो, यदि नहीं संभला तो कर देंगे काम। ठाकुर के होठों पर कुटिल मुस्कान थी, जबकि उनका मंझला लड़का मूर्खों जैसा उनको देखते हुए उनकी बातों को समझने का प्रयास कर रहा था। सुमन पांडे घर पहुंचे तो उनका लड़का पंकज स्थिति को भांपते ही भाग लिया। राधा, पंकज कहाँ है? जी, अभी तो घर पर ही था, पता नहीं आपको देखते ही भाग गया। हाँ, वह भागेगा ही, दिल में चोर जो बसा है। हे राम, क्या बोल रहे हो? पंकज कब से चोरी करने लगा? पिता को देखकर इज्जत करता है बेचारा। मां ने बेटे का बचाव किया। अच्छा बताओ, ठाकुर ने आपको क्यों बुलाया था? जैसे पंडिताइन को कुछ याद आ गया हो। समन पांडे ने सब बात राधा को बता दी। हे भगवान जी, सब झूठ है जी। मेरा पंकज ठाकुर जी का भक्त है, बिना भोग लगाए अन्न जल ग्रहण तक नहीं करता,
फिर यह सब नहीं नहीं, झूठे आरोप लगाए हैं किसी ने। पंडिताइन विचलित होकर बोली। बुलाकर पूछो उससे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुमन पांडे सच्चाई जानने को उत्सुक थे, हालांकि विश्वास तो उनको भी नहीं हो रहा था। राधा उठकर दरवाजे से बाहर निकल गई। पंकज पांडे एक सुंदर, सुशील और ईश्वर में विश्वास करने वाला नौजवान था। बचपन से ही उसके अंदर परिपक्वता भरी पड़ी थी। अक्सर पिताजी को सही और गलत समझाता तथा यजमानों से मांग कर खाने पर नाराजगी जाहिर करता था। कितनी बार वह जिद में खाना भी छोड़ दिया करता था, और छोड़ता भी क्यों नहीं जब उसके बाप को भिखारी कहकर राजपूतों के लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल में भी पंकज पांडे पढ़ाई में उत्तम विद्यार्थी था। उसी के स्कूल में ठाकुरों की लड़कियां भी पढ़ती थी, जिनमें त्रिलोकी नाथ ठाकुर की छोटी बेटी भी थी। त्रिलोकी की बेटी पढ़ाई में सामान्य दर्जे की थी और अक्सर मैथ्स के प्रश्न पूछने पंकज के पास आ जाती थी। कहते हैं कि जवान लड़के और लड़की दोस्त नहीं बन सकते, और जब दोस्त बनते हैं तो उनके मध्य प्यार पनपने लगता है। परंतु इसके विपरीत उनके मध्य ना दोस्ती थी ना प्यार। शालिनी एक सुंदर और तीखे नैन नक्श वाली लड़की होते हुए भी क्लास की दूसरी लड़कियों की तरह लड़कों पर समय जाया न करते हुए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती थी। शालिनी का बर्ताव पंकज के साथ भी बहुत बढ़िया था। यदि कोई लड़की या लड़का पंकज के पिता पर कटाक्ष करता तो शालिनी उनको डपट कर चुप करा देती थी। शालिनी के पिता के डर से कोई भी उसका जवाब नहीं देता। स्कूल के नोट्स शालिनी पंकज से लेकर घर जाती थी और नोट्स को कभी क्लास में और कभी रास्ते में उसको वापस कर देती थी। जिन लड़कों और लड़कियों को शालिनी घास नहीं डालती थी, उनको अफवाह उड़ाने का अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने पंकज का नाम शालिनी के साथ जोड़ना चालू कर दिया। कुछ महीनों तक यह बात अंदर ही अंदर फैलती गई, जो पहले स्कूल, फिर गांव और बाद में पूरे इलाके में जंगल के आग जैसी फैल गई। बात फैलते फैलते ठाकुर साहब के हवेली तक जा पहुंची, जिसके बाद त्रिलोकी नाथ ठाकुर ने सुमन पांडे को हवेली बुलाया था, जो आप लोगों ने इस भाग में सुना है। सुमन पांडे ने पंकज को सामने बैठाकर जहरीले सवाल दागने शुरू कर दिए। जैसे ठाकुर की लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम उसको अपनी बुक्स और नोट्स क्यों देते हो? वह तुमसे बात क्यों करती है? ठाकुरों से पंगा क्यों लेते हो? पंकज उनकी बातें सुनता रहा, और जब पिता के सवाल खत्म हुए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता को एक ही जवाब दिया कि उसका शालिनी से बात होना और पढ़ाई से रिलेटेड नोट्स देना सही है, लेकिन उसके पीछे कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। सुमन पांडे ध्यान से पंकज के जवाब सुन रहे थे और उसकी आंखों में उनको सच्चाई दिख रही थी। अतः उन्होंने पंकज को शालिनी से आइंदा ना मिलने और नोट्स ना देने की चेतावनी दी। पंकज ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। कुछ हिदायतें माँ ने भी दिया और उठकर घर का काम करने लगी। अगले दिन पंकज जानबूझकर स्कूल नहीं गया और घर पर ही पढ़ता रहा। शालिनी सिंह को कुछ नोट्स लेने थे और वह पंकज के स्कूल नहीं आने की वजह से मायूस थी। पहली बार ऐसा हुआ जब पंकज स्कूल नहीं आया। गांव के कुछ लड़कों से शालिनी ने पंकज के बारे में पूछा, परंतु सबने उस पर कमेंट पास किया। किसी ने उसको अगले दिन खुद पूछने को कहा और कुछ ने उसको मजाक में पंकज के घर जाकर उसकी हाल चाल लेने की सलाह दे डाली। उनके जवाब सुनकर शालिनी सिंह को बहुत गुस्सा आया, परंतु उसने सबको नादान समझकर माफ कर दिया। क्लास में पंकज के अतिरिक्त कोई लड़का या लड़की नहीं थे जिनसे वह पढ़ाई के विषय में मदद मांगती। आखिरकार शालिनी क्लास टीचर के पास पहुंची और उनसे मदद मांगी। क्लास टीचर मैथ्स के भी टीचर थे और जाति से ठाकुर बिरादरी से ही आते थे। शालिनी की तरफ उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। फिर उन्होंने शालिनी से पूछा, शालिनी, मैंने सुना है तुम्हारी नजदीकियों पंकज से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। शालिनी उनके मुख से ऐसी ओछी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई।
उसने एक नज़र क्लास टीचर की ओर देखा और बोली, सर, आपका क्या मतलब है? तनिक मुझको साफ साफ शब्दों में समझाइएगा। क्या? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्लास टीचर ने व्यंग किया। तुम लोगों के किस्से तो पूरे इलाके में चर्चा का विषय हैं। ठाकुरों का नाम तुमने बदनाम कर दिया है। तुम्हें इश्क लड़ाने के लिए वह 2 कौड़ी का ब्राह्मण ही मिला था क्या? तुम्हारे पिताजी गांव के प्रतिष्ठित जमींदार हैं, शाख है पूरे इलाके में उनकी, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या बीतेगा। शालिनी सिंह क्लास टीचर की बातें सुनकर अवाक हो गई। जिन्हें वह अपना गुरु मानती है, उनका सोच उनके प्रति कैसा है। शालिनी ने अपना कॉपी टेबल से उठाया और बोझिल कदमों से चलते हुए क्लास में वापस आ गई। उसने सोचा था स्कूल खत्म होने पर वह पंकज के घर जाकर उसका समाचार भी ले लेगी और नोट्स भी, परंतु क्लास टीचर की बात सुनकर वह विचलित सी हो गई। उसने अपना सिर टेबल पर रख दिया और रोने लगी। उसको रोते देख अन्य लड़कियां भी उसके पास आकर उससे रोने का कारण जानने की कोशिश करने लगी। उनको यह लगा जैसे क्लास टीचर ने उसको सवाल न आने पर डांटा हो। स्कूल खत्म होने के बाद शालिनी सिंह ने अपना स्कूल बैग उठाया और क्लास के बाहर निकल गई। आज उसने बाकी लड़कियों के बाहर आने का वेट भी नहीं किया और अकेले ही घर की तरफ जाने लगी। गांव के बाहर ही पंकज की झोपड़ी थी। उसका मन किया कि वह पंकज के घर जाकर उसका हाल चाल ले, परंतु क्लास टीचर की बात याद आते ही उसने उसके घर जाने का इरादा बदल दिया। घर पहुंचने पर मां ने उसका बैग कंधे से उतारकर चारपाई पर डाल दिया और उसका हाथ मुंह धोने के लिए पानी लाने चली गई। टीचर के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाता था। उसके आंसू मां ना देख ले, ये सोचकर उसने अपनी आंखें दुपट्टे के कोने से साफ कर लिया, लेकिन उसकी हालत देखकर मां चौकन्नी हो गई। उसने उसके रोने का कारण पूछा, परंतु शालिनी ने आंख में धूल जाने का बहाना बना दिया। मां ने भी ज्यादा नहीं पूछा और उसके लिए नाश्ता लगाने लगी। रात को सोते समय शालिनी को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। उसको मैथ के टीचर द्वारा बोले गए शब्द परेशान कर रहे थे। उधर बगल में सोई मां भी दम साधे बेटी की स्थिति जानने का प्रयास कर रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था जब मां बेटी दोनों को नींद नहीं आ रही थी। शालिनी को प्यास लगी और वह बिस्तर से उठकर पानी पीने गई। मां भी तब तक उठकर बैठ गई। शालिनी जब पानी पीकर वापस आई तो मां को जागते देख बोली, मम्मी, अभी तक सोई नहीं? मां ने शालिनी की ओर देखकर कहा, बेटी, एक मां को नींद कैसे आ सकती है जब बेटी पूरी रात करवटें बदलती रहे? यदि तुमको कोई परेशानी है तो बोल दो बेटी। इस तरह अकेले अकेले सोचते रहने से कुछ नहीं होता। शालिनी के सब्र का बांध टूट गया और वह रोने लगी। शालिनी की मम्मी कुछ देर तक उसकी पीठ सहलाती रही, फिर बोली, बता बेटी, क्या हुआ है तुमको? शालिनी ने टीचर द्वारा बोले गए बात माँ को बताई। इसका मतलब तुम पंकज पंडित से प्यार नहीं करती? शालिनी की मम्मी रुक्मणी सिंह ने पूछा। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, शालिनी बोली। रुक्मणी सिंह ने बेटी की तरफ गौर से देखा, फिर बोली, दोस्ती है तुम लोगों के बीच? नहीं मम्मी, पंकज पढ़ने में बहुत अच्छा है। जब मुझे क्लास के नोट्स चाहिए होते हैं तो पंकज से ले लेती हूँ। इसके अतिरिक्त ना मैं उसको बुलाती हूँ और ना वह कुछ पूछता है। शालिनी सिंह एक सांस में बोल गई, अच्छा ये बात है। फिर ठाकुर साहब के पास अफवाह किसने पहुंचाई कि तुम्हारे और पंकज के बीच प्यार पनप रहा है? बेटी, तुम चिंता मत करो, सच्चाई जानकर मैं चुप नहीं बैठने वाली। तुम्हारे पिताजी से सुबह ही बात करती हूँ। शालिनी ने हाँ में गर्दन हिलाकर सहमति जताई। माँ का सपोर्ट मिलने के बाद शालिनी सिंह को चैन मिल गया और वह लेटकर दोबारा सोने का प्रयास करने लगी। माँ भी बेटी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको सुलाने की कोशिश करने लगी। अब रुक्मणी सिंह को भी झपकी सी आने लगी, क्योंकि वह स्वयं बेटी से पंकज के
संदर्भ में बात करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दोनों को गहरी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। रुक्मणी, सुनती हो? सुबह के 8 बज गए। तुम दोनों अभी तक सोए हुए हो। जल्दी करो, मुझे शहर जाना है। रुक्मणी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा सूरज सर पर आ गया था। एक दृष्टि शालिनी पर डाली जो गहरी नींद में सोई हुई थी। शालिनी के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।